हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 33 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान और ईबो बीजिंग वापस आ रहे हैं। वो दोनों अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने थे। उन्हें पहले से ही ईजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो दरवाजे के उस पार उसके मदर और फादर के लिए आवाज़ दे रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और ईजान ईबो के पैरों में आकर अपने आप को उसके पैरों पर रब करने लगा। ईबो ने तुरंत अपने सूटकेस नीचे रखे और ईजान को अपनी बाहों में उठा लिया। पहले उसे किस किया, फिर गले से लगा लिया। इन 2 महीनों में वो बहुत बड़ा हो गया था, पर वो तुरंत ईबो और जहान को पहचान गया और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि उसकी मम्मी और डैडी वापस आ चुके हैं। तभी ट्विंस भी अंदर से आ गए। वो दोनों भी नींद में लग रहे थे। 2 महीनों के बाद वो दोनों भी ईबो को काफ़ी बड़े लग रहे थे और जहान और ईबो को देखकर वो दोनों भी बहुत खुश थे। ईबो ने उनके लिए जो गिफ्ट्स लाए थे इस ट्रिप के दौरान, वो उन्हें दे दिए। अब सभी फ्रेश होकर उनके ट्रिप के बारे में बातें करने लगे। घंटे भर बाद ही ग्रैंडपा शाओ भी आ गए, साथ ही जहान के पेरेंट्स भी। जहान के पेरेंट्स ने तुरंत ईबो को गले से लगा लिया और उसकी माँ ईबो की लाड करते हुए बोली, तुम तो रियल लाइफ में और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो और मुझे खुशी है कि मैं तुमसे आखिरकार मिल पाई। जहान के डैड ने भी ईबो को टाइटली हग कर लिया और कहा, फैमिली में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और हमें बहुत खुशी है कि तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो। फिर ईबो ने ग्रैंडपा शाओ को ग्रीट किया। उन्होंने भी ईबो को हग कर लिया और ये भी कहा कि उन्होंने उसे कितना मिस किया। ईबो को अपने इतने बड़े और प्यारे परिवार में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा था, जो उसके वैम्पायर होते हुए भी उसे खुले दिल से अपना रहा था। अब सभी उनके लिविंग रूम में बैठ गए। पहले तो सभी कंफ्यूज थे। तभी ईबो ने ग्रैंडपा शाओ से पूछा, सबसे पहले ये बताइए, ओलेग और मीरा हमारे नाम कैसे जानते थे? अब ग्रैंडपा शाओ मुस्कुराए और गला साफ करते हुए बोले, मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उनसे तब मिला था जब मैं खुद एक छोटा बच्चा था। हमने आपस में बस एक कैजुअल कांटेक्ट रखा था, जब तक कि जहान का जन्म नहीं हुआ। जब जहान के जन्म के बाद मैंने उन्हें लेटर लिखकर ये बताया कि हमारे पैक में एक वाइट वुल्फ ने जन्म लिया है, वो तुरंत उससे मिलने के लिए आ गए। उन्होंने खुद से देखा कि जहान सच में वाइट वुल्फ है। तब जाकर वो कन्विंस हुए और उसके बाद उन्होंने मुझे लीजेंड के बारे में बताया, पर उन्होंने मुझे ये तुम्हें बताने से मना कर दिया था। हर कोई इस बारे में जानता है जहान, ये तुम्हारी डेस्टिनी है कि तुम्हें अपने पार्टनर को खुद से खोजना था। ईबो ने पूछा, अगर कोई उसे बता देता तो क्या डेस्टिनी बदल जाती? ग्रैंडपा शाओ ने कहा, वेल, मुझे तो बस इतना ही पता था। उन्होंने कहा था कि जहान को अपने भाग्य को खुद से ढूंढना होगा, उसे पूरा करना होगा। ईबो ने पूछा, क्या उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताया, मतलब डायरीज या कुछ और? हमें तो बस उनके पिक्चर्स मिले। क्या आपको किसी और चीज़ के बारे में पता है? ग्रैंडपा शाओ ने कहा, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया और मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कोई डायरीज या फिर अपने रिकॉर्ड्स रखे होंगे, क्योंकि वो इतने सालों तक जिए हैं कि अगर उनके पास डायरीज भी होती तो वो हज़ारों होती। और जहाँ तक मुझे पता है, वो जगह जगह घूमते रहे और मुझे नहीं लगता वो पूरी दुनिया में अपने इस सामान को लेकर घूमते होंगे। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने ऐसा कुछ रखा ही नहीं। जहान ने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि ईबो और मुझे उनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता। हमारे पास बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब हमें अभी भी नहीं मिले। वो इतने सालों तक बिना किसी की नज़र में आए, बिना किसी को पता चले साथ कैसे रहे, छुप कर कैसे रहे, और वो लीजेंड की बुक वो किसने लिखी? मुझे नहीं लगता वो मीरा और ओलेग से ज़्यादा पुरानी होगी, तो मेरे ख्याल से उन्हें उसके ऑथर के बारे में भी पता होगा। ग्रैंडपा शाओ ने कहा, क्या पता, शायद उन्होंने खुद ही वो बुक लिखी हो। उन दोनों को पता था पहली बुक में उनके लीजेंड के बारे में लिखा है, तो शायद दूसरी बुक जो तुम्हारे लीजेंड के बारे में हो वो उन्होंने ही लिखी होगी। ईबो ने पूछा, उन दोनों को सेकंड लीजेंड के बारे में कैसे पता? ग्रैंडपा शाओ ने कहा, मुझे भी नहीं पता ईबो। जैसा कि मैंने बताया कि उन दोनों ने मुझे सब कुछ नहीं बताया, या शायद उनकी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानना इतना भी ज़रूरी नहीं था। जहान के फादर ने कहा, शायद प्रेजेंट और फ्यूचर ज़्यादा मैटर करता है। ग्रैंडपा शाओ ने कहा, हो सकता है,
जहान ने कहा, ये बात भी सही है, पर फिर भी अगर ओलेग और मीरा के बारे में और भी पता चलता तो अच्छा ही रहता। और ख़ासकर मुझे इस लीजेंड के बारे में पता करना है कि क्या ईबो और मेरा सच में कोई बेबी होगा। ग्रैंडपा शाओ कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, वेल, ओलेग और मीरा ने ये तो कहा था कि उस लीजेंड का एक बेबी भी होगा, पर उन दोनों का कभी कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरा माँ नहीं बन सकती थी। मेरे ख्याल से जो तुम कह रहे हो वो शायद सच हो सकता है। ईबो ने पूछा, पर हम दोनों तो मर्द हैं, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई मैन कैसे बेबी को जन्म दे सकता है? ग्रैंडपा शाओ ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो पता नहीं है वो हो नहीं सकता। तुमने ही बताया कि रिचुअल के बाद से तुम दोनों में बदलाव आ गए हैं। ईबो इंसानों जैसा बन गया है, इंसानों जैसा खाना खा सकता है, धूप में जा सकता है, लोगों के बीच रह सकता है। तो क्या पता उसके अंदर भी कुछ बदलाव हो गए हो। सच कहे तो ईबो को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा कि जहान और उसका एक बेबी होगा। वो तो बस इस चीज़ का कंफर्मेशन चाहता था। वो भी चाहता था कि ये बात सच हो, पर ये उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे सकता है। ईबो या जहान के जैसी कोई छोटी आकृति उनके आसपास दौड़ रही होगी, ये ख्याल अब इतना भी डरावना नहीं था। यहाँ तक कि ये ख्याल अब ईबो की एक विश बनने लगा था। वो चाहता था कि उसका जहान के साथ एक बेबी हो। इन पिछले दिनों में वो बार बार ये सोच रहा था कि उसे एक बेबी चाहिए, शायद अभी नहीं, पर हाँ, फ्यूचर में उसे एक बेबी चाहिए ही चाहिए। अब जहान और ईबो ने उनके बाकी के ट्रिप के बारे में ग्रैंडपा शाओ और जहान के पेरेंट्स को बताया। जब जहान की माँ को ईबो की माँ के बारे में पता चला, तब उन्होंने कहा कि ईबो, तुम्हें उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मानती हूँ कि वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, पर अब तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारी स्टेप मॉम है, तो उनके बारे में ज़्यादा सोचना क्यों। तुम जब चाहो तब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे मैं शहर में रहूँ या बाहर, पर तुम्हारे लिए मैं हमेशा रहूँगी। और हाइकुआन भी तो है, वो भी तो अब इस परिवार का हिस्सा है, वो भी हर वक्त तुम्हारे साथ रह सकता है। तभी जहान के पिता ने भी कहा, और गाइस, मैं भी तो हूँ, हम एक परिवार है, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे मैं और मेरी पत्नी हमेशा ट्रिप पर क्यों ना रहते हो, पर जब भी तुम लोगों को ज़रूरत होगी हम हमेशा आपके लिए मौजूद रहेंगे। ईबो का तो ये सब सुनकर ही मन भर आया। उसे लगा कि उसका परिवार कितना प्यारा है, और उसकी मदर इन लॉ सही कह रही थी। उनके और उसके स्टेप मॉम के रहते ईबो को अपनी माँ की इतनी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। शायद हाइकुआन को लेकर ऐसा नहीं है। हाइकुआन के रिश्ते हमेशा ही अपनी माँ के साथ ईबो से ज़्यादा अच्छे रहे हैं, इसलिए शायद वो फिर से अपनी माँ से कांटेक्ट करे। पर ईबो के साथ ऐसा नहीं है। वो अपने फादर, स्टेप मॉम और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। अब जहान और ईबो ने ओरिजिनल पीस ट्रीटी सबको दिखाई। वो पेपर बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए जहान ने उसे लैमिनेट भी करवा लिया था। लैमिनेशन ज़रूरी भी था, क्योंकि वो कुछ जगह से फटी हुई थी, उसकी स्याही उड़ने लगी थी, और उसे प्रोटेक्ट करने का अभी के लिए तो कोई और तरीका नहीं था। कितनी अजीब बात है, ये पुराना पेपर का टुकड़ा दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में शांति बनाए रख रहा है। ग्रैंडपा शाओ ने आश्चर्य से कहा। ईबो और जहान भी यही सोच रहे थे। पर चाहे ये कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना भी साधारण क्यों ना हो, पर ओलेग और मीरा ने इसे हज़ारों सालों तक संभाल के रखा था, और ईबो और जहान ने भी इसे साइन कर दिया था। ये बहुत प्रीशियस था, इसलिए ईबो के दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये ट्रीटी कभी भी अपनी वैलिडिटी ना खोए और ऐसे ही शांति बनाए रखे। पूरा दिन ग्रैंडपा शाओ, जहान के पेरेंट्स वहीं पर रहे। शाम को सब लोग चले गए, साथ में ट्विंस भी। अब ईबो और जहान अपने घर में अकेले थे, साथ में छोटा इज़हान भी। पूरी शाम उन्होंने कडल करके सोफ़ा पर बिता दी। बाद में इज़हान को भी नींद आ गई और वो अपने बास्केट में चला गया। और वापस आकर ईबो को बहुत अच्छा लग रहा था। माना कि उसे इज़हान के साथ वाली जर्नी भी बहुत पसंद आई, पर घर तो घर ही होता है। अब से उनका रूटीन फिर से शुरू हो जाएगा। माना कि ये रूटीन आम रूटीन की तरह नहीं होगा, क्योंकि एक तो वो प्राइवेट डिटेक्टिव है, ऊपर से वैम्पायर जिसने एक वेयरवुल्फ से शादी करी है। आगे लगभग एक हफ्ता बीत गया था जब ईबो और जहान वापस आ चुके थे। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो गई थी और उन्हें अपने अपार्टमेंट के लिए
नया फर्नीचर चाहिए था, जिसके लिए वो फर्नीचर स्टोर गए थे। हालांकि अब सभी चीज़ें ऑनलाइन मिलती है, कम रेट में भी मिलती है, पर उनकी डिलीवरी के लिए बहुत वक्त लगता है और उन दोनों के पास इतना वक्त नहीं था, तो दोनों ने फटाफट से फर्नीचर खरीद लिया। बाद में जहान के फादर और ग्रैंडपा शाओ भी फर्नीचर असेंबल करने में उनकी मदद के लिए आ गए। अब उनके पास नया बेडरूम था, जिसमें काफ़ी बड़ा बेड फिट हो सकता था, एक बड़ा क्लोजेट और एक फ्लफी कारपेट भी। ऐसे ही गेस्ट रूम के साथ भी था, वहाँ पर भी एक नया बेड, क्लोजेट और एक टेबल 2 चेयर्स के साथ थी। लिविंग रूम के लिए इवो ने साइड बोर्ड्स चूज़ किए थे, क्योंकि उसे ऊंचे कैबिनेट ज़्यादा पसंद नहीं थे। उसका नया सिलेक्ट किया हुआ सोफ़ा 2 चेयर और टेबल के साथ नेक्स्ट वीक डिलीवर होने वाला था। साथ ही उसने किचन का भी पूरा फर्नीचर नया करवा लिया। वो चाहता था कि वो अपना पहला किचन ही यहाँ पर लेकर आए, पर उसके साइज़ और इस किचन के साइज़ में डिफरेंस था, इसलिए इवो ये नहीं कर पाया। तभी वो अपने भाई को ये सब बातें प्राउडली बता रहा था। तब हाईक्वान ने बस इतना कहा, तुम इतने एफर्ट्स क्यों लगा रहे हो? 10 साल बाद तो तुम्हें ये सब छोड़कर जाना ही होगा। अचानक से इवो को एक झटका सा लगा। हाँ, उसे 10 साल बाद ये सब छोड़कर जाना होगा। पर उसने तुरंत ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और कहा, क्या मतलब है 10 साल बाद? 10 साल तो मैं यहाँ रहने वाला हूँ और मैं इस टाइम को भी बहुत सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल ये पहला अपार्टमेंट है जिसे हमने साथ में ख़रीदा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हमारा होम स्वीट होम बने, जहाँ पर आने पर हमें हमेशा कंफर्टेबल लगे। शायद अब हाईक्वान ये बात अच्छे से समझ गया, इसलिए उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। हाईक्वान से बात करने के बाद इवो को एक और अमेजिंग बात पता चली। उसे अपनी माँ का कॉल आया। ऐसा लग रहा था उन्हें ज़ुकाम हो गया है और हमेशा की तरह उनकी बातें ऊट-पटांग ही थी। उन्होंने कहा, मैंने सोचा जो कुछ भी तुमने कहा, और मैंने वो खत भी पढ़ा जो हाईक्वान ने मुझे लिखा था। इवो को तो किसी भी लेटर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवो ने बस इतना कहा, तो इस पर उसकी माँ कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई। फिर बोली, मैं वादा तो नहीं कर सकती, ना ही ये कह सकती हूँ कि ये इतनी जल्दी बदल जाएगा, पर मैं बदलाव करने की कोशिश करूँगी। पर हाँ, तुम और तुम्हारा भाई मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। मानती हूँ, अपनी नई लाइफ शुरू करने के बाद मैं तुम दोनों को भूल गई थी, और हाँ, ये बात सही भी नहीं थी। मुझे लगा कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, और मेरी नज़र में तो तुम हमेशा बड़े ही थे, और तुम्हारा भाई भी दूर चला गया था। इवो ने कहा, हाईक्वान को जाना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। आप दोनों जब तक हमारे साथ थे, बस अपने काम में व्यस्त थे। आपने कभी ये सोचा भी नहीं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, या फिर शायद हमें बस आपकी ही ज़रूरत हो। और एक बात तो माननी पड़ेगी, आप बहुत कोल्ड हार्टेड हो, क्योंकि डैड कम से कम घर पर आने पर तो एक अच्छा डैड होने की कोशिश करते थे, पर आपने कभी ये कोशिश भी नहीं की। आप तो घर आने के बाद बस लिविंग रूम में बैठा करती थी, पर मेरे और हाईक्वान के लिए उतना ही काफ़ी था। इवो की मॉम ने कहा, इवो, तुम्हें और तुम्हारी भाई को अच्छी लाइफ देने के लिए मैं लगातार काम करती रहती थी, इसलिए जब भी घर पर आती थी मुझे भी तो ज़रा आराम करना चाहिए होता था। पर पर क्या आप तब भी हमसे प्यार करती थी? मॉम, सच सच बताइए, आपने कभी भी हमारी केयर नहीं की, यहाँ तक कि हमने कभी असली क्रिसमस भी नहीं मनाया। मैं और हाईक्वान हमेशा अकेले रहते थे, हमेशा रेडी टू ईट खाने को गर्म करके खाते थे, क्योंकि आपके पास कभी भी वक्त नहीं होता था, ना हमारे लिए, ना खाना बनाने के लिए। आप हमेशा हमारे बर्थडेज भूल जाया करती थी। कभी आपको याद भी है कि हम बीमार हुए हैं, क्योंकि वो डैड थे जो हमारी बीमारी में हमारी केयर किया करते थे, ना कि आप। इवो की माँ ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है इवो, और मुझे माफ़ कर दो इसके लिए। इवो ने कहा, आपको अपनी गलती का एहसास है? सच में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ना तो आपने कभी कॉल किया है, ना ही अपनी गलती का पछतावा जताया है, ना ही कभी हमसे ये कहा है कि आप वो माँ नहीं बन पाई जो हमें चाहिए थी। अगर आपको माफ़ी मांगनी ही होती तो आपने कब की मांग ली होती। हमें आपके पास आने की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद से आपके सामने आए, तब भी आप हमें देखकर खुश नहीं हुई।
ईबो की माँ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए? ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता, आप खुद ही इस बारे में सोचो। ईबो की माँ ने कहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं सच में बदलना चाहती हूँ? ईबो ने कहा, वेल ये मुझे कैसे पता होगा? मुझे नहीं लगता आप कुछ भी बदलाव करना चाहती है। अगर आप सच में चाहती तो आप पूछती कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, या फिर कुछ और पर्सनल बातें। पता है डैड और स्टेप मॉम भी हमें कितने सारे सवाल पूछते हैं। डैड की आंखों में आंसू थे जब मैं उससे मिला। मेरी स्टेप मॉम ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे हस्बैंड का भी, जैसे कि वो उनका बेटा है। ईबो की मॉम ने कहा, तो तुम अपने फादर की नई वाइफ को मुझसे ज़्यादा पसंद करते हो? ईबो ने कहा, अब वो नई नहीं रही, और हाँ, वो आपसे तो काफ़ी अच्छी है। जितना प्यार आपने मुझे पूरी ज़िंदगी में नहीं दिया, उससे कई ज़्यादा प्यार उन्होंने बस एक मुलाकात में दिया। और हाँ, मैं आपसे ज़्यादा उन्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी आपके हस्बैंड से नहीं मिला, ना ही आपने हमें आपकी शादी में बुलाया। हमें तो उनका नाम तक नहीं पता, ना ही ये पता है कि हमारे छोटे भाई का बर्थडे कब है। तो मॉम, फिर से बताइए, क्या आप सच में हमारी ज़िंदगी में वो जगह रखती है जो आप कह रही है? क्योंकि मेरी नज़र में तो आपके कहने की बातें और करने की बातें, इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इस बात पर ईबो की माँ को उसे बात करनी चाहिए थी। उसे प्रूव करके दिखाना चाहिए था कि वो भी उसकी केयर करती है, उसकी परवाह करती है। पर उन्होंने क्या किया, बस कॉल कट कर दिया बिना अलविदा कहे। अब ईबो उन पर यकीन क्यों करेगा? ईबो सोच रहा था, शायद वो बस हमसे कांटेक्ट करती, चाहे तो अपने घर पर भी ना बुलाती, तब भी बात अलग थी। शायद वो उनसे दिल से माफ़ी मांगती, या फिर कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार कॉल कर लेती तो भी सही था। पर उन्होंने जहान और ईबो के वापस आने के बाद 1.5 हफ्ते तक इंतज़ार किया, फिर ईबो को कॉल किया। क्या उन्हें सच में किसी भी बात का पछतावा भी है? ईबो काफ़ी गुस्से में था, पर जल्द ही उसका गुस्सा उतर भी गया, क्योंकि जहान और वो आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे थे। अगले ही दिन उनकी पहली मुलाकात को 1 साल होने वाला था, और ये दिन ईबो जहान के लिए बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, जिस दिन उनकी रिलेशनशिप शुरू हुई। हाँ, ये बात अलग है कि ईबो ने तुरंत हाँ नहीं कहा था, पर जहान के लिए ये रिश्ता तभी से कायम हो गया था जब उसने पहली नज़र ईबो को देखा था। दोनों ने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी को लेकर बहुत सारी प्लानिंग की, सिटी में काफ़ी घूमे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जहाँ वो पहली बार मिले वहीं पर जाकर वो दोबारा इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। पर जब उन्होंने उस रेस्टोरेंट को देखा, तब पता चला कि वहाँ पर जगह ही नहीं है, मतलब वो पूरा फुल हो चुका है। तो उन्होंने वो शाम कैंडल लाइट डिनर और वाइन के साथ एंजॉय करने का सोचा। सच कहो तो ईबो को ये वाला आइडिया पहले आइडिया से ज़्यादा पसंद आया। उसे तो हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह से जहान के साथ अकेले रहना ही पसंद था। काम खत्म होने के बाद जहान ने ईबो को घर ड्रॉप कर दिया, और वो खुद थोड़ी शॉपिंग करने के लिए चला गया। घर पर ईबो अकेला था, तो वो नहा लिया और बेडरूम में जाकर अपने आईने के सामने खड़ा हुआ बिना कपड़ों के। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। अब उसके दिमाग में जहान के लिए एक और सरप्राइज़ था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।